हेलो एवरीवन, मेरे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल लॉ लॉजिक पर आपका स्वागत है। हमारे विधि के क्षेत्र की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, अगर 100 गुनहगार छूट भी जाएं तो भी एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये समाज, अपराध, दंड देने की प्रणाली, प्रक्रिया सब हमने और आपने ही बनाई है, यानी कि ये मानव निर्मित है। और जहाँ कहीं भी मनुष्य का हस्तक्षेप है वहाँ पर गलती होने की संभावना सदैव ही बनी रहती है। लेकिन एक सभ्य समाज जहाँ कहीं गलती होने की संभावना होती है वहाँ गलती का कुछ ना कुछ निवारण भी अवश्य ही ढूंढ लेता है। कुछ ऐसा ही विषय है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। अब तक हमने जिन लोगों ने मेरे साथ मेरे प्रीवियस लेक्चर अटेंड किए हैं, हमने डिस्कस कर लिया है कि उच्चतम न्यायालय किस प्रकार से न्याय प्रदान करने के लिए कुछ वादों को प्राथमिक रूप से स्वीकार करता है और बहुत सारे ऐसे वाद हैं जिन्हें वो उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों से साधारण अपील या विशेष अपील के रूप में, विशेष इजाज़त से अपील के रूप में स्वीकार करके न्याय प्रदान करता है। और यहाँ तक ही नहीं, अगर उच्चतम न्यायालय को ऐसा लगता है कि हमारे खुद के निर्णय में कोई भूल हो गई है तो वो पुनरावलोकन भी कर सकता है और रिव्यू करके अपने खुद के निर्णय में भी कोई परिवर्तन कर सकता है। परंतु अगर किसी को इस स्तर तक भी न्याय की प्राप्ति ना हो, यानी किसी पक्षकार को ऐसा लगे कि हमें पुनरावलोकन के बावजूद न्याय की प्राप्ति नहीं हो पाई है, तब क्या होगा? ये प्रश्न सबसे पहले एक वाद में 2002 में उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया, जब उच्चतम न्यायालय से एक वाद के अंतर्गत ये पूछा गया कि अगर हमें पुनरावलोकन लेने के बावजूद भी ऐसा नहीं पता चलता कि हमें न्याय प्राप्त हुआ है, हम ये नहीं स्वीकार कर पाते, तो उस स्थिति में हमारे पास क्या बचाव है? तब उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि उस स्थिति में आप हमारे पास उपचारात्मक याचिका या क्यूरेटिव पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। तो आपके इस प्रश्न का कि पुनरावलोकन के बावजूद अगर न्याय ना मिले तो फिर क्या कर सकते हैं का जवाब देगा हमारा आज का लेक्चर। तो आइए हम समझते हैं कि क्या है क्यूरेटिव पिटीशन या उपचारात्मक याचिका। क्यूरेटिव पिटीशन जो शब्द है वो क्योर शब्द से निकल कर आया है और क्योर का अर्थ होता है उपचार, अर्थात उपचार प्रदान करने की जो पिटीशन है वही क्यूरेटिव पिटीशन या उपचारात्मक याचिका है। भारतीय संविधान जो उच्चतम न्यायालय को बहुत सारी शक्तियां प्रदान करता है, तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान वो ऐसे क्या उपबंध करता है जिनके आधार बनाकर उच्चतम न्यायालय ने उपचारात्मक याचिका या क्यूरेटिव पिटीशन को लागू किया, इसके प्रकाश में लाया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 एक बहुत ही विशिष्ट अनुच्छेद है और एक बहुत ही विशिष्ट सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। अनुच्छेद 142 कहता है कि उच्चतम न्यायालय पक्षकारों को पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए कोई भी डिक्री या आदेश पारित कर सकता है जिसका पालन संसद द्वारा बनाई गई विधि से या फिर राष्ट्रपति के द्वारा बनाई हुई विधि से, जो भी विधि बनाएंगे उससे संबंधित उस रीति से भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में किया जाएगा। अनुच्छेद 142 का जो प्रथम हमने महत्वपूर्ण शब्द देखा, पूर्ण न्याय को प्रदान करने के लिए, यानी कि पूर्ण न्याय का सिद्धांत, यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के ऊपर ये एक दायित्व डाल दिया गया इस अनुच्छेद के अंतर्गत कि उच्चतम न्यायालय का ये दायित्व है कि वो पक्षकारों को पूर्ण न्याय प्रदान करे। उच्चतम न्यायालय एक साधारण न्यायालय नहीं है जो मात्र तथ्यों की जांच करे और विधि के अनुरूप अपना निर्णय दे करके बात को खत्म कर दे, बल्कि उच्चतम न्यायालय का अनुच्छेद 142 के अंतर्गत ये एक दायित्व है कि वो पक्षकारों को पूर्ण न्याय प्रदान करे। इसके आगे हम ये भी एक चीज़ देखते हैं कि अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय को ये शक्ति प्रदान करता है कि वो भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण से जो न्यायिक कार्य में रत है वहाँ से किसी भी मामले को अपने पास विशेष अनुमति से मंगा करके उसका विचारण कर सकता है। यहाँ मात्र एक अपवाद है कि वो विचारण जो है सेना न्यायालय के द्वारा नहीं किया गया होना चाहिए। अन्य किसी भी न्यायालय या अधिकरण से किसी बात को, किसी भी विषय से संबंधित मामले को अपने पास विशेष इजाज़त से स्वीकार कर सकता है।
यानी हमने ये देखा कि उच्चतम न्यायालय को यदि उचित लगे तो किसी भी मामले की सुनवाई कर सकता है। साथ में अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय को पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यानी अगर उच्चतम न्यायालय को ऐसा लगता है कि मेरा स्वयं का दिया हुआ जो निर्णय था उसमें भी कोई कमी, कोई त्रुटि रह गई है जो न्याय को नहीं प्रदान कर पा रहा है, तो उच्चतम न्यायालय अपने स्वयं के निर्णय को दोबारा देख सकता है, दोबारा उसका विचारण कर सकता है और जैसा नया उसे उचित लगे नए तथ्यों को वो भी ले सकता है और उस पर वो अपनी बात को कह सकता है, निर्णय दे सकता है। यानी हमने क्या देखा कि हमारे उच्चतम न्यायालय पहले तो इस बात के लिए दायित्वाधीन है कि वो पूर्ण न्याय प्रदान करे और पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए वो किसी भी मामले की सुनवाई कर सकता है, स्वयं अपने द्वारा दिए हुए निर्णय की भी पुनः सुनवाई कर सकता है। यही वो कुछ ऐसे आधार हैं जिन्होंने जो उपचारात्मक याचिका है उसके लिए पृष्ठभूमि बनाई। यानी कि उच्चतम न्यायालय पर जब ये दायित्व आया कि आपको पूर्ण न्याय तो प्रदान करना ही है, तब उसने सोचा कि ठीक है, अगर आपको पुनरावलोकन से भी संतुष्टि नहीं है न्याय की तो आप फिर से आइए अपना मामला लेकर, हम फिर से सुनवाई करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ उन तत्वों की जो आवश्यक हैं जो है उपचारात्मक याचिका को जो है उच्चतम न्यायालय में फाइल करने के लिए या क्यूरेटिव पिटीशन को फाइल करने के लिए जो आवश्यक तत्व है। हम बात करते हैं, सबसे पहले तो बात हमने एक तो कर भी ली है आदि कि ऐसा होना चाहिए कि पहले तो वाद को जहाँ भी प्राथमिक न्यायालय में दर्ज हुआ हो वहाँ दर्ज हो, उसकी अपील हो, उच्चतम न्यायालय में अपील हो, उच्चतम न्यायालय में अपील के बाद उस मामले को पुनरावलोकन के अंतर्गत भी देखा जा चुका हो। यानी ये आवश्यक है कि अब तक के जो भी उपबंध किए गए थे न्याय की प्राप्ति के लिए, आपने उन सारी प्रक्रिया को पूरा कर लिया है, उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि न्याय की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, यानी पहले के सारे स्तर आप पार करके ही वहाँ तक पहुँचेंगे, सीधे आप उपचारात्मक याचिका फाइल नहीं कर सकते। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब आप उपचारात्मक याचिका फाइल करेंगे तो आपको उन आधारों को भी लिखना पड़ेगा जिनके कारण आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपको न्याय की प्राप्ति नहीं हो पाई, क्योंकि ये जो एक उपचार है ये कोई साधारण प्रक्रिया के तहत नहीं आता। हर मामले में उपचारात्मक याचिका दर्ज नहीं की जा सकती है। ये याचिका सिर्फ उन्हीं मामलों में न्यायालय के सामने ली जा सकती है जहाँ पे कोई ऐसी विशिष्ट स्थिति उपस्थित है, कोई ऐसा रेयर मैटर है जहाँ पर अगर उच्चतम न्यायालय ने अभी सुनवाई नहीं की तो ग्रेव मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होगा, न्याय की घोर हानि होगी। सिर्फ ऐसे विशिष्ट मामलों में ही उच्चतम न्यायालय उपचारात्मक याचिका को स्वीकार करता है और विचारण करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपनी याचिका में उन तथ्यों को लिखें, उन बातों को लिखें, वो आधार बताएं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुनरावलोकन के बावजूद आपको न्याय की प्राप्ति नहीं हुई है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु वो ये है कि उच्चतम न्यायालय के एक सीनियर एडवोकेट के द्वारा उस याचिका को सर्टिफाइड किया जाना आवश्यक है। यानी उच्चतम न्यायालय के एक सीनियर जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, वो उस पर अपना हस्ताक्षर करेंगे, उसे प्रमाणित करेंगे आपके आवेदन को कि हाँ, हमारी नज़र में ये मामला इस योग्य है कि इसे उच्चतम न्यायालय के सामने उपचारात्मक याचिका के अंतर्गत सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया जाए। जब इन तीन आधारों को आपका वाद, आपकी याचिका पूरा करती है, यानी आपने पहले के सारे स्तर पूरे कर लिए हैं, आप पुनरावलोकन लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं है, आपने वो आधार भी मेंशन कर दिए कि हम क्यों संतुष्ट नहीं हैं, और आपके आधारों को, आपकी याचिका को जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर एडवोकेट हैं उन्होंने उसे सर्टिफाइड कर दिया, तब आपकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। अब जब याचिका एक बार सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई तो हम देखते हैं कि इस याचिका के लिए नियम क्या हैं। जब याचिका को सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश, जिसमें देश के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति भी सम्मिलित होते हैं, यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के साथ में 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश और वो न्यायाधीश जिन्होंने अब तक इस मामले का विचारण किया था। यानी कुछ ने उच्चतम न्यायालय ने इसका विचारण किया था पहले, उसके बाद पुनरावलोकन में किया था, तो अब तक जिन न्यायाधीश ने उस मामले का विचारण किया था वो न्यायाधीश भी।
जब इन लोगों के सामने वो मामला प्रस्तुत किया जाएगा, आपका पुनरावलोकन का याचिका प्रस्तुत की जाएगी और इन्होंने उस पर विचारण करके ये लोग ऐसा पाते हैं बहुमत के साथ में कि हाँ, इस मामले पर ऐसे आधार बनकर निकल कर आ रहे हैं कि इसको दोबारा सुनवाई का अवसर देना चाहिए, उस स्थिति में क्या होगा, तब याचिका को स्वीकार कर लिया जाएगा और याचिका को इसी पीठ को आगे सुनवाई के लिए, विचारण के लिए सौंप दिया जाएगा। यानी अब याचिका पर सुनवाई कौन कर रहा है? 3 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश कर रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति भी शामिल हैं। साथ में वो न्यायाधीश भी इस पीठ में शामिल है, इस न्यायपीठ में शामिल हैं, जिन्होंने अब तक इस मामले पे विचारण किया हुआ था। ये पीठ इस मामले पे विचारण करेगी। सामान्यतः ये जो विचारण होता है उपचारात्मक याचिका का, ये न्यायाधीश के चैम्बर में ही होता है, लेकिन अगर कोई पक्षकार इस बात के लिए विशेष अनुरोध करता है कि नहीं, हम ऐसा चाहते हैं कि आप हमारा विचारण खुले न्यायालय में करें, तो न्यायालय इसके लिए भी अनुमति दे सकता है कि ठीक है, खुले न्यायालय में ही विचारण हो जाएगा। तो इसके साथ हमने क्या देख लिया कि क्यूरेटिव पिटीशन होती क्या है वास्तव में, और क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करने के आधार क्या है, और साथ में उच्चतम न्यायालय में इसके लिए प्रक्रिया क्या बताई गई है। अब हम बात करते हैं कि 2002 में ऐसा कौन सा वाद आया जिसने हमारे सामने एक इतने बड़े सिद्धांत को लाकर रख दिया। बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा के केस का। ये एक डिवोर्स केस था। डिवोर्स केस, इन दोनों ने डिवोर्स इस आधार पर फाइल किया था कि म्यूचुअल कंसेंट से हम तलाक लेना चाहते हैं, यानी आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं। जब आप पढ़ते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1956, तो उसमें आपको मिलता है क्लॉज 13B। क्लॉज 13B ये बात कहता है कि यदि पति पत्नी आपसी सहमति से चाहें तो तलाक ले सकते हैं। दोनों पति पत्नी, रूपा हुर्रा और जो है अशोक हुर्रा, दोनों लोग जो हैं आपसी सहमति से तलाक ले रहे थे, लेकिन बीच में जो पत्नी है रूपा हुर्रा, उन्होंने अपनी कंसेंट वापस ले ली। वहाँ जब आप पढ़ते हैं 13B, तो आपको एक प्रोविज़न मिलता है कि 18 महीने के अंदर अगर जो है सहमति वापस नहीं ले ली गई तो न्यायालय क्या करेगा, तलाक दे देगा। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है कि 18 महीने बीतने के बाद में, अभी प्रोसीजर चल ही रही थी, पर 18 महीने का समय बीत गया था और जो पत्नी थी उन्होंने अपनी कंसेंट को वापस ले लिया। यानी एक केस जो म्यूचुअल कंसेंट पे फाइल हुआ था, अब उसमें से एक पार्टी ने अपनी कंसेंट वापस ले ली। कोर्ट ने क्या कहा कि क्योंकि केस फाइल हुआ था म्यूचुअल कंसेंट पे और एक पार्टी ने अपनी कंसेंट वापस ले ली है, तो हम कोर्ट में डिवोर्स, इस केस में डिवोर्स ग्रांट नहीं कर सकते। पति इस निर्णय के विरुद्ध था, क्योंकि उसका कहना था कि जो कंसेंट वापस ली गई थी वो एक तय समय सीमा के बाद में ली गई थी। अपील की गई। अपील में भी न्यायालय ने यही स्वीकार किया कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा, और जो है अगर कंसेंट वापस ले ली गई है तो उस स्थिति में म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स नहीं हो पाएगा। पुनरावलोकन की याचिका भी ले ली गई और पुनरावलोकन की याचिका जिस समय पर न्यायालय के पास में विचारण के लिए थी, वहाँ यह प्रश्न उठा कि अगर हमें न्यायालय से पुनरावलोकन की याचिका के द्वारा भी न्याय प्राप्त नहीं हो पा रहा है, हम इस बात के लिए संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं कि हमारे साथ न्याय हुआ है, हमारे पास तब क्या उपाय है। इस जगह पर न्यायालय ने ये बात कही कि यहाँ आप उपचारात्मक याचिका फाइल कर सकते हैं, क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं और अपने मामले को एक बार फिर से सुनवाई का अवसर दे सकते हैं। केस इतना इंटरेस्टिंग है, आप आधी कहानी सुन चुके हैं, तो मैं आपको बाकी बता दूं। फाइनली उनका डिवोर्स हो गया, उपचारात्मक याचिका उन्होंने फाइल की, उनका डिवोर्स हो गया और डिवोर्स होने के साथ में क्योंकि न्यायालय ने कहा कि पति पत्नी के बीच में विवाद इतना बढ़ चुका है कि अब इनके वैवाहिक संबंध संभव नहीं है, इसलिए इन्हें डिवोर्स दे ही देना चाहिए। तो रूपा अशोक हुर्रा और अशोक हुर्रा को मिला तलाक और हमें मिला एक बहुत ही शानदार सिद्धांत, जो कि है उपचारात्मक याचिका या क्यूरेटिव पिटीशन। हमने पाया कि जिस समय न्यायालय अपील सुन चुकती है, अपील के बाद पुनरावलोकन भी कर लेती है, उसके बावजूद भी अगर कोई पार्टी इस बात को लेकर सेटिस्फाई नहीं है कि उसके साथ न्याय हुआ है, तो न्यायालय अपने पूर्ण न्याय को प्रदान करने के दायित्व के अंतर्गत रहते हुए उपचारात्मक याचिका को भी ग्रहण करके उस पर भी विचारण करती है। इस बात को, इस उपचार को सामान्यतया नहीं लेते, विशेष मामलों में ही लेते हैं
और सबसे ज़्यादा ये उपचार फाइल किया जाता है आपराधिक मामलों में, जहाँ पर कोई किसी अभियुक्त को दोष सिद्ध कर दिया गया है और उसे कोई दंड दे दिया गया है। उस स्थिति में सबसे ज़्यादा इसे फाइल किया जाता है अपने दंड को कम कराने के लिए। हमने और न्यायालय भी जो है इसको हमेशा स्वीकार ही कर लेती है। ज़्यादातर जो भी उपचारात्मक याचिका स्वीकार की जाती हैं वो दंड से संबंधित होती हैं। हमने शुरू में ही बात की कि हमारा जो सिद्धांत है कि अगर 100 गुनहगार जो हैं वो छूट भी जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को कभी सज़ा नहीं होनी चाहिए। उसे चरितार्थ करने के लिए उच्चतम न्यायालय हर संभव प्रयास करती है। बहुत से केसेस के लिए ये एक ट्रेडिशन बन गया कि जब भी न्यायालय से अपना कोई भी दंड तो मिल चुका है पर उसे कम करने के लिए न्यायालय में उपचारात्मक याचिका देकर अपने किन्हीं भी व्यक्तिगत कारणों को, आयु की बात कह के या हमारा पृष्ठभूमि हमारी कैसी थी, ऐसी बातें कह के अपने दंड को कम कराया गया। बहुत से केसेस में ये देखने को भी मिला कि उच्चतम न्यायालय ने उपचारात्मक याचिका के तहत मृत्युदंड को आजीवन कारावास में या इस तरीके के दंड को कम करने की उदाहरण प्रस्तुत किया। एक और बहुत महत्वपूर्ण केस है इस विषय से संबंधित, यह है याकूब मेनन का केस। ये वही केस है जो बॉम्बे बम ब्लास्ट से रिलेटेड है। याकूब अब्दुल रज़ाक मेनन जो बॉम्बे बम ब्लास्ट का मेन अभियुक्त था, उच्चतम न्यायालय ने फांसी की सज़ा सुना दी, मतलब पिछली कोर्ट ने सुना दी, पूरा अप्रूव हो गई और जो है फांसी की सज़ा फाइनल हो गई। अब इसके बाद में राष्ट्रपति के पास, माननीय राष्ट्रपति जी के पास में दया याचिका भी प्रस्तुत कर दी गई। माननीय राष्ट्रपति जी ने क्या किया कि दया याचिका को खारिज कर दिया। उन्हें ऐसा नहीं लगा कि इस व्यक्ति को किसी भी तरीके की दया याचिका, इसको दया देनी चाहिए और इसकी सज़ा कम करनी चाहिए। उसके बाद में यानी महामहिम राष्ट्रपति जी के दया याचिका खारिज करने के बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय में उपचारात्मक याचिका प्रस्तुत की गई और उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका को स्वीकार भी किया। यहाँ पर हमारे सामने एक नया सिद्धांत निकल कर के आया। हमने ये देखा कि अगर अभी तक हम क्या सोचते थे कि अगर राष्ट्रपति के पास में, महामहिम राष्ट्रपति जी के पास में कोई दया याचिका चली जाती है, उसको अगर वो वहाँ पर स्वीकृत या अस्वीकृत कर देते हैं, स्वीकृत करने के तो कोई बात ही नहीं रह जाती आगे, लेकिन अगर अस्वीकृत कर दिया दया याचिका को तो अब कोई भी उपचार जो है उपस्थित नहीं है, बल्कि जो भी सज़ा है वो लागू होगी। लेकिन इस वाद में हमने ये देखा कि महामहिम राष्ट्रपति जी के दया याचिका खारिज करने के बाद भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपचारात्मक याचिका के तहत मामले को दोबारा सुना। हम ये देखते हैं कि हमारी उच्चतम न्यायालय न्याय प्रदान करने के लिए किस हद तक एफर्ट करती है, कितने कदम उठाती है। उच्चतम न्यायालय ने उपचारात्मक याचिका के तहत मामले की सुनवाई की। हालांकि दंड में कोई भी परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि अपराध ही इतना जघन्य था कि दंड में कोई परिवर्तन होने की संभावना भी नहीं थी। उपचारात्मक याचिका के तहत भी विचारण के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड को जारी रखा, लागू रखा और मृत्युदंड दिया गया। परंतु हमने ये देखा कि उपचारात्मक याचिका के तहत महामहिम राष्ट्रपति जी के दया याचिका खारिज करने के बावजूद भी उच्चतम न्यायालय इसे सुन सकती है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये एक कितना बड़ा उपचार जो है, कितना बड़ा जो एक बचाव भारतीय संविधान में पूर्ण न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत निकल करके आता है, क्योंकि हमारे उच्चतम न्यायालय के पास ये एक दायित्व है, वो दायित्वाधीन है कि वो अपने पक्षकारों को हर हाल में पूर्ण न्याय प्रदान करें। बहुत से अन्य वाद भी देखने को मिलते हैं जिसमें जो है बहुत से आधार दे करके अपने दंड को कम कराने के लिए उपचारात्मक याचिका फाइल की गई। अभी पिछले दिनों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रसिद्ध केस निर्भया जो वाद था दिल्ली का, जो दिल्ली रेप केस के नाम से भी फेमस है, उस केस में भी जो है एक अभियुक्त था विनय कुमार, उसने भी अपना जो है दया याचिका के मतलब ये प्रस्तुत किया था उपचारात्मक याचिका। उसमें कहा गया था कि जिस समय मैंने अपराध किया उस समय मेरी आयु बहुत ही कम थी और मेरी पृष्ठभूमि बहुत ही जो है, मैं बहुत गरीब पृष्ठभूमि से बिलोंग करता था, इसलिए मेरा अपराध कम होना चाहिए, मतलब मेरे अपराध को समझें और मुझे जो है दंड मेरा कम करें, मुझे मृत्युदंड ना दें। कोर्ट ने सुनवाई की, परंतु सुनवाई करने के बाद दंड को कम नहीं किया। हालांकि ऐसे बहुत से मामले देखने में आते भी हैं जहां पे उपचारात्मक याचिका में दंड को कम किया गया, लेकिन यहाँ ये महत्वपूर्ण है, पहले से ही हमारे यहाँ मृत्युदंड सिर्फ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में ही देते हैं, जो जघन से जघन्यतम अपराध होते हैं, सिर्फ उन्हीं में मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है। तो वो
न्यायालय बहुत ही ज़्यादा जब कोई इस तरह का वाद होता है, क्योंकि हम बार बार इस चीज़ को दोहरा रहे हैं कि हम किसी भी हालत में किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं देना चाहते हैं, लेकिन जहां अपराध इस योग्य है कि उसको मृत्युदंड दिया जाए, वहां पर उपचारात्मक याचिका के विचारण के बाद भी दिया जाता है। न्यायालय उस विषय में कुछ भी और नहीं कर पाती। लेकिन ये निश्चित है कि न्यायालय पूर्ण रूप से न्याय करती है। जहाँ पर जो दंड देना आवश्यक है वो दिया जाता है, परंतु जहाँ जरा भी संभावना है कि किसी अपराधी को या किसी विषय में न्याय प्रदान करने के लिए न्यायालय जहाँ तक सुनवाई का अवसर है वो वहाँ तक सुनवाई करती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्यूरेटिव पिटीशन उपचारात्मक याचिका समझ में आई होगी। अगर ये सच है, अगर आप मेरे लेक्चर्स के द्वारा जो है मेरे पढ़ाने के तरीके से अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझ पा रहे हैं तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अब बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मैं आपको आगे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करिए। थैंक यू।